सभी लोगों का वेलकम करता हूं। सो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? चलिए फटाफट से जो भी दोस्त लाइव आ रहे हैं धीरे धीरे अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दें। चलिए, आई होप आपको सब कुछ विजिबल होगा क्लियरली। बता दें सब लोग कमेंट करके कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं। सब लोगों को आवाज़ क्लियर है कि नहीं है, कमेंट करके फटाफट से बता दें। चलिए, तो हमने कल तक सोलर पावर प्लांट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोगैस से। ठीक है, तो डायग्राम थोड़े डिफिकल्ट के थे, तो अपने टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी मैंने डायग्राम तो बना लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में हम लोग अपनी क्लास को एंड कर सकें। तो फटाफट से मात्र 1 मिनट का वेट मैं और करूँगा, जितने स्टूडेंट आ जाएंगे उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम आपको पता है डेली 10 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो जो भी बच्चे नए आए हैं उनके लिए मैं फिर से अनाउंस करना चाहता हूँ दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे ITI इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर ऑल ओवर इंडिया में सेम है। जहाँ भी आप लोग हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं तो आपके लिए ITI का सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। यहाँ बोर्ड पे मैं अभिषेक जैन आप सबको पढ़ाऊँगा। काफ़ी अच्छे से हम लोग डिटेल में एक एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का एक कन्वेंशनल पावर प्लांट यानी कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत वाला चैप्टर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर। ठीक है, यानी कि नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट, जिसमें हम सोलर, विंड, बायोगैस, ओशन थर्मल पावर प्लांट और माइक्रो हाइडल पावर प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप सभी डेली क्लास लेना चाहते हैं तो डेली हमारे साथ लाइव 10 बजे जरूर जुड़े। प्रीवियस वीडियो जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर वो आपको चैनल पर ही मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट हो सकते हैं तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं PDF पाने के लिए। हम जितना भी कुछ पढ़ाते हैं आपको उसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो डेली में टेलीग्राम चैनल पर चैप्टर है, जैसे अभी ये चैप्टर है, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे मैंने PDF ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप वहां से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे बाद में आएंगे आते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग बायोगैस एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब बायोगैस एनर्जी सबसे पहली चीज तो होती क्या है, तो देखिए जो कार्बनिक पदार्थों से सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, यानी कि कार्बन मटेरियल। यहाँ हम लोगों के पास थोड़ी सी जगह है तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कि बायोगैस पावर प्लांट किसकी मदद से बनता है। यस यादव, गुड मॉर्निंग। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ। सबसे पहली चीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, बताइए कि बायोगैस एनर्जी किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, कार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ। राम राम अंकित जी, यश यादव जी, मैं बहुत बढ़िया हूं, आप बताइए कैसे हैं। तो कार्बनिक पदार्थ की मदद से ही बायोगैस एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है कि मेनली क्या है, कार्बनिक पदार्थ। तो बायोगैस जो है बायोमास हम कहते हैं। ठीक है, बायोमास क्या है, बायोमास है आपका कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, ये जो है ना बायोगैस या बायोमास, ये कार्बनिक पदार्थ ही कहलाते हैं। अब बायोगैस या जो बायो मटेरियल है, ठीक है, ये कार्बनिक पदार्थ हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो देखिए पेड़ पौधों का वेस्ट मटेरियल, जितना भी वेस्ट मटेरियल हम ज्यादातर उसी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे मेन इंग्रेडिएंट है जो हमारा वो है गोबर। ठीक है, जो गोबर होता है मेटाबॉलिक वेस्ट है गोबर, उसका हम लोग ज्यादातर प्रयोग करते हैं। उसके बाद पेड़ पौधों के जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनका हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सभी स्रोत है जिसका हम लोग गैस को उत्पादित करने में करते हैं और इनमें पूरी 101% मात्रा में कार्बन पाया जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा धातु मतलब मटेरियल है। ठीक है, कार्बनिक मटेरियल का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, कम कीमत में गोबर, लकड़ी, जो पेड़ पौधे होते हैं उनका जो वेस्ट है वो, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। अब एक बार जब हम बायोगैस, ये जो मटेरियल है इसके माध्यम से बायोगैस बनाते हैं, तो बायोगैस बनने के पश्चात हमारे पास अवशिष्ट बचता है, यानी कि रेजिडुअल बचता है। जो मटेरियल गैस बन गई, अब जो पदार्थ बचा उसका उपयोग हम लोग खाद के रूप में करते हैं, उसका उपयोग हम लोग खाद के रूप में करते हैं। तो अब सबसे बड़ी चीज आती है कि बायोगैस। तो देखिए दोस्तों, बायोगैस को हम लोग क्या कहेंगे, बायोगैस का जो नाम है वो है मीथेन। ठीक है, बायोगैस में जो हमें गैस प्राप्त होती है वो मीथेन है। तो मीथेन कहो या बायोगैस कहो एक ही बात है। गुड मॉर्निंग पवन, अब्दुल समीर, गुड मॉर्निंग। चलिए, समीर जी की तबीयत ठीक हो चुकी है। तो बायोगैस कहिए या मीथेन गैस कहिए, एक ही बात है। तो आप सबसे पहली चीज क्या समझे कि बायोगैस कार्बनिक पदार्थों की मदद से बनाया जाता है और बायोगैस को हम लोग मीथेन गैस भी कहते हैं, यानी कि बायोगैस के द्वारा मीथेन गैस ही पैदा की जाती है और इन्हें सड़े गले पदार्थों से मिलाकर बनाया जाता है, जैसे कि गोबर, पेड़ पौधों के मटेरियल, इन सबसे बनाया जाता है। संजय पटेल जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, थोड़ा सा आप लेट हो चुके हैं संजय, अब्दुल समीर 2-3 मिनट लेट हुए हैं, टाइम पे आया कीजिए। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब
ये चीज हो गई कि बायोगैस बनती कैसे, ठीक है। ज्यादातर हम लोग गोबर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गोबर भी कैसा, गीला। अब क्या करेंगे कि हमारी गोबर गैस पैदा हो जाए, तो देखिए गोबर गैस प्लांट दो तरह के होता है, तैरता हुआ और फ्लोटिंग टाइप, ठीक है। फिक्स्ड टाइप यानी कि जो फिक्स डोम है, डोम फिक्स रहती है, और एक आता है फ्लोटिंग टाइप जिसमें कि डोम मेरी हिलती हुई रहती है। तो ये दो तरह के मेरे पावर प्लांट होते हैं। अब इन दोनों तरह के पावर प्लांट, एक सेकंड, चलिए, तो अब इन दोनों तरह के पावर प्लांट का मेरे को इस्तेमाल करना है और अपना बनाना है, क्या पावर प्लांट तैयार करना है। ज्योति जी गुड मॉर्निंग, शिवम कुमार जी गुड मॉर्निंग, ज्योति जी सभी को गुड मॉर्निंग है। तो हम लोग बायोगैस के बारे में पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा सा लेट हो गए, देखिए टाइम पे आ जाए कीजिए। हमने बायोगैस पावर प्लांट के बारे में बात की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बायोगैस पावर प्लांट जो होते हैं, बायोगैस पैदा किसके माध्यम से की जाती है, कार्बनिक पदार्थ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है, कार्बनिक पदार्थ के माध्यम से बायोगैस पैदा की जाती है। अब ये जो बायोगैस पैदा होती है, तो कौन सी गैस पैदा होती है, मीथेन गैस। तो बायोगैस कहो या मीथेन गैस कहो एक ही बात है। अनिल टेक्निकल जी गुड मॉर्निंग, बायोगैस कहो या मीथेन गैस कहो एक ही बात है। सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर देंगे, ठीक है। तो बायोगैस को मीथेन गैस कहते हैं। अब ये सड़े गले पदार्थ, गीला गोबर, पेड़ पौधों की पत्तियां, इन सबको मिलाकर एक डोम में रखा जाता है और वहीं से सड़ाया जाता है, उसके माध्यम से हमारी गैस पैदा होती है। लेकिन अब पूरा प्रोसेस हम लोग एक बार समझते हैं, ठीक है। डायग्राम आपको क्लियरली विजिबल होगा। सबसे पहले देखेंगे दो तरह के हमारे पावर प्लांट होते हैं बायोगैस में। अगर बात करें तो दो तरह के प्लांट है, फिक्स्ड डोम टाइप और फ्लोटिंग डोम टाइप। फिक्स्ड डोम टाइप और फ्लोटिंग डोम टाइप हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आपके दो तरह के पावर प्लांट है, एक तो फिक्स्ड डोम टाइप हो गया, फ्लोटिंग डोम टाइप हो गया। तो ये वाला जो है आपका डायग्राम, ये है फिक्स डोम टाइप। इसे हिंदी में क्या लिख सकते हैं, स्थिर डोम टाइप, ठीक है, स्थिर डोम टाइप लिख सकते हैं। और ये है हमारा फ्लोटिंग टाइप। तो सबसे पहले स्थिर डोम टाइप देखते हैं। दीपेश नागर सर, ITI डीजल फर्स्ट ईयर का एग्जाम कब होगा। अभी सबके एग्जाम स्थगित कर दिए गए हैं। अभी जो कोरोना की इतनी बीमारी चल रही है, तो इस टाइम पे कोई भी एग्जाम नहीं होंगे। आप मान के चलिए कि आपके जून के लास्ट में एग्जाम कराए जाएंगे, अब जो भी होगा, तो अभी किसी के एग्जाम नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, तो अब फिक्स्ड डोम टाइप पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। अब फिक्स्ड डोम टाइप पावर प्लांट भी दो तरह के होते हैं, जनता बायोगैस प्लांट और दीनबंधु बायोगैस प्लांट। तो हमारा जो ये पहला पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग आपको जनता बायोगैस प्लांट के बारे में पढ़ाएंगे, जनता बायोगैस प्लांट के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए, अब बात करते हैं कि जनता बायोगैस प्लांट है, जो भी बायोगैस प्लांट है। चलिए, पंकज गुड मॉर्निंग, बिट्टू गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देखिए क्या करा जाता है, जो भी गोबर है, गोबर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गोबर और पानी समान मात्रा में मिलाए जाते हैं। तो देखिए, गोबर और पानी 1:1 में मिलाए जाते हैं, ध्यान रखें। जितना गोबर है उतना ही पानी आपको मिलाना है गोबर गैस प्लांट में, ठीक है, क्योंकि गोबर गाढ़ा होता है, ठीक है, आपको पता है, सूखा गाढ़ा हो जाता है, जल्दी सूख जाता है, तो उसके अंदर समान मात्रा में पानी मिलाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो हम लोग जितना गोबर लेते हैं उतनी मात्रा में पानी लेते हैं। फिर जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, वो वाला वेस्ट और जो भी कचरा है, वो हम लोग एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, एक जगह से इकट्ठा कर लिया। अब उसको क्या करते हैं, एक डोम में। तो यहाँ देखिए सबसे मेन चीज क्या है, ये आपका डोम है, ठीक है, ये है आपका डोम। सबसे पहले देखो ये फाउंडेशन हो गई, ये हमने यहाँ पे देखिए, ये जो भूमि का स्तर है, ठीक है, ये जमीन का लेवल है। तो यहाँ पे आपका फाउंडेशन आपने स्थापित कर दी। अब इसके बाद क्या करेंगे, आधार, यानी कि ये आधार को डाइजेस्टर से भरी स्लरी पर सीमेंट, ये देखिए, तो ये स्लरी, जो गोबर जितना भी कचरा होता है ना, रिजल्ट अभी लेट आएगा, यस, जितना भी कचरा होता है ना, वो यहाँ स्लरी में, ये जो ना जितना भी आपने इकट्ठा करा, गोबर, पानी और ये पेड़ पौधों की पत्तियां, इसे क्या कहते हैं, स्लरी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसे कहते हैं स्लरी, ये लिखा स्लरी। तो इस स्लरी को एक टैंक में रखा जाता है और उस टैंक से धीरे धीरे ये नीचे जाता है, ठीक है। तो एक निश्चित गहराई तक हमारा डोम बनाया जाएगा। तो ये आपका हो गया फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन के बाद आता है डाइजेस्टर। तो डाइजेस्टर ईंट, सीमेंट, पत्थर इत्यादि से बना होता है और ये होता है डाइजेस्टर। ये जो आपका पूरा एरिया दिख रहा है आपको, ये डाइजेस्टर है दोस्तों। इस डाइजेस्टर के अंदर ही आपके गोबर को सड़ाया जाता है। इस डाइजेस्टर के अंदर गोबर को सड़ाया जाता है और उसके सड़ने के पश्चात हमें गैस प्राप्त होती है। जब गोबर एक निश्चित मात्रा में सड़ जाता है तो उसके अंदर गैस प्राप्त होती है और इसकी आकृति बेलनाकार रखी जाती है, ठीक है। फिर आता है इनलेट। इनलेट, ये देखो इनलेट। इनलेट क्या करता है, जो स्लरी है, जितना भी अपना मटेरियल है, उसको डाइजेस्टर टैंक के अंदर ले जाने का काम करता है इनलेट, और बाहर गैस को बाहर निकालने का। और स्लरी, अब एक बार गैस बन गई तो वो क्या हुआ, गोबर जो बचा वो खाद के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो गोबर को और गैस को बाहर निकालने का काम तो आउटलेट से हो जाता है। ये देखिए, ये आउटलेट दिखाए। और जो गैस है वो गैस धीरे धीरे बनती जाती है और गैस हाई प्रेशर में बनती है, तो वो धीरे धीरे हाई प्रेशर की गैस क्या है, यहाँ पाइप के माध्यम से बाहर निकलती जाती है और हम इसे डायरेक्टली भी काम में ले सकते हैं। हम चाहे तो डायरेक्टली काम में ले सकते हैं और चाहे तो हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे ये गोबर सड़ता जाता है, गैस निकलती जाती है, तो देखिए जितनी गैस निकलती गई उतना स्पेस खाली होता गया। तो फिर इसके अंदर यहाँ से गैस
गोबर आता जाता है। तो वो किस मात्रा में आता है, जैसे जैसे यहाँ प्रेशर कम होता जाता है फिर गोबर आता गया, फिर प्रेशर कम हुआ फिर गोबर आ गया। तो इस तरीके से ये टैंक हमेशा भरा हुआ रहता है। एक चीज समझे, और समान मात्रा में इसमें बार बार पानी भी डाला जाता है। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं 35 डिग्री तापमान पर, ये देखिए 35 डिग्री तापमान पर यहाँ पे हम लोग फर्मेंटेशन कराते हैं। इसके अंदर जो क्रिया होती है, दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि यहाँ जो जितनी भी क्रिया हो रही है रासायनिक क्रिया कहलाती है। यहाँ जो जितनी भी क्रिया होती है, आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा, तो ये देखिए सारी ये जो क्रिया होती है इसे हम लोग एक तरह से क्या कहेंगे, रासायनिक क्रिया होती है। और ये रासायनिक क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। इंग्लिश में इस रासायनिक क्रिया को क्या कहेंगे, मैं लिख देता हूं, फर्मेंटेशन। ठीक है, ये जो क्रिया होती है इसे फर्मेंटेशन कहा जाता है। चलिए एशली गुड मॉर्निंग। चलिए पुराने स्टूडेंट भी आ रहे हैं आज क्लास में। तो जो गोबर गैस को सड़ाने की क्रिया होती है वो फर्मेंटेशन कहलाते हैं, यानी कि दहन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो दहन होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में ही ये दहन होता है। आपके एग्जाम में आता है कि बताइए जो बायोगैस के अंदर बायोगैस प्रोड्यूस होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है या अनुपस्थिति में होती है, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है इसके अंदर। ठीक है, सड़ाया जाता है और उसके बाद ये गोबर गैस बनती है, उसके बाद ही गोबर गैस बनती है। चलिए, अब गैस कलेक्टर क्या हो गया, ये आपका टैंक हो गया गैस कलेक्टर का, जो कि गैस को कलेक्ट करता रहता है। स्लरी मिश्रण टैंक, ये देखिए ये हो गया स्लरी का मिश्रण टैंक। यहाँ गोबर जो भी कचरा है उसमें बराबर मात्रा में पानी मिला के इकट्ठा किया जाता है और बाद में उसे हम लोग जरूरत पड़ने पर लेते रहते हैं। तो ये सारा पार्ट्स था, ये सब क्या था, पार्ट्स था बायोगैस पावर प्लांट के। अब अगर आपको ये सारे पार्ट्स समझ आ गए, गुड मॉर्निंग चिराग, आप बताइए जो भी मैंने पार्ट्स आपको समझाया, जैसे कि स्लरी मिश्रण टैंक, डाइजेस्टर, गैस कलेक्टर टैंक, आउटलेट, इनलेट, फाउंडेशन, क्या सब चीज समझ आई? क्या आपको ये समझ आया कि गोबर और पानी को समान मात्रा में मिलाते हैं, 1:1 में मिलाते हैं? ये जो सारी क्रिया होती है इसे रासायनिक क्रिया कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं इंग्लिश में। इसके माध्यम से जो गैस बनती है उसे मीथेन गैस कहा जाता है और मीथेन गैस ही हमारी बायोगैस कहलाती है। ये सारी चीजें अगर आपके क्लियर है तो बस अब तो हमारा काम खत्म हो चुका है, बायोगैस प्लांट खत्म हो चुका है। बताइए मुझे एक बार कमेंट करके, क्या ये सारी चीजें आपको समझ आ गई? तो फिर मैं आपको ये डायग्राम समझाऊं। सभी लोग फटाफट से, जितने भी लोग हैं पहले तो वीडियो को लाइक करेंगे। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं करा है, तुरंत जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे और इसके बाद हम अपना स्टार्ट करते हैं। और अच्छा, कल वाली वीडियो में हमें ब्लर की भी बिल्कुल समस्या नहीं थी। अच्छा आ गया, चिराग लेट आया बट आ गया। सर एक बार शॉर्ट में बता दें। चलिए अनिल जी कह रहे हैं एक बार शॉर्ट में, RSEB की एग्जाम डेट जुलाई से पहले तो नहीं होगी ना? बिल्कुल डेफिनेटली, देखिए जून के लास्ट में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में होगा। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि देखिए अगर फॉर्म भरने के लिए टाइम दिया जाएगा तो ई मित्र खोलने पड़ेंगे, वहाँ फॉर्म भरे जाएंगे, तो जुलाई से पहले नहीं होगा। ये बात हम बाद में कर सकते हैं। मोहित आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ अपन ये बात कर लेंगे। तो देखिए फटाफट से एक बार और समझा देता हूँ क्या होता है। कुछ नहीं, देखिए ये जो स्लरी मिश्रण टैंक है इसमें जितना भी कचरा गोबर पानी इकट्ठा करा जाता है, फिर यहाँ से ये इनलेट के माध्यम से अंदर आता है। ये डाइजेस्टर टैंक है जिसके अंदर ये फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, जिसके अंदर गोबर को सड़ाया जाता है, ये डाइजेस्टर होता है। फिर बायोगैस टैंक होता है जिसके माध्यम से गैस बाहर निकाली जाती है। आउटलेट के माध्यम से मैं गोबर, जो मेरा काम हो चुका है उसको खाद के रूप में प्रयोग करना है, वहां से गोबर को बाहर निकाल लिया, ये मेरा फाउंडेशन है। बस इतनी सी चीज है, काफी इजी है। वीडियो को अभी तक कई बच्चों ने लाइक नहीं किया है, तो जिसने भी अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर देंगे। ठीक है अनिल जी, आपको समझ आ गया होगा आई होप। और जिस भी बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से देखो, क्लास में तो यार इतना तो कर दिया करो कि वीडियो को लाइक कर दे कम से कम। ठीक है ओके चलिए, तो अब देखिए मैंने बताया आपको कि गोबर गैस पावर प्लांट दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड डोम टाइप और फ्लोटिंग डोम टाइप। फिक्स्ड डोम में क्या होता है, ये है फिक्स्ड डोम टाइप। फिक्स्ड डोम में भी ये है जनता बायोगैस प्लांट, ये है जनता बायोगैस प्लांट। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि बताइए दीनबंधु बायोगैस प्लांट किसका उदाहरण है, तो ये फिक्स्ड डोम का। तो फिक्स्ड डोम पावर प्लांट हम बाद में लिखाऊंगा आपको, ठीक है। एक बार मैंने क्या डायग्राम बना दिया है, ये चीज बाद में लिखा देंगे। फिक्स्ड डोम के दो उदाहरण है, जनता और दीनबंधु। और फ्लोटिंग डोम आगे पढ़ेंगे जिसमें KVIC मॉडल और प्रगति बायोगैस प्लांट आएगा। अभी हम लोग इस प्लांट को समस्या देखिए। ऑलरेडी मैंने चीज समझा दी है कि जनता बायोगैस प्लांट के अंदर क्या होता है, इसमें इनलेट व आउटलेट इस प्रकार बनाए जाते हैं कि जैसे ही गैस बाहर निकलती जाएगी, जितनी मात्रा में गैस बाहर निकलेगी उतनी मात्रा में ही स्लरी, ठीक है स्लरी समझ गए ना अभी तक? तो स्लरी क्या होती है, स्लरी अंदर आती जाती है। अब ताकि क्या होता है कि स्थिर मात्रा में गैस एकत्रित हो सके, स्थिर मात्रा में गैस एकत्रित हो सके, और इसका डाइजेस्टर टैंक वही रेत, सीमेंट, कंक्रीट इत्यादि का बना रहता है। ठीक है, अब जनता बायोगैस प्लांट के बारे में हम लोग बेसिक चीजें समझ लेते हैं, ज्यादा डीपली नहीं जाना है, बस हमें इसका नाम ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पे मैंने स्लरी गोबर इकट्ठा करा,
पानी जो पेड़ पौधे पत्तियां हैं वो इकट्ठा करा और पानी मिलाता जाता हूँ बराबर। टैंक काफी बड़ा होता है, ये जो मैंने छोटा देखा है काफी बड़ा टैंक होता है। फिर धीरे 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 ये इनलेट के माध्यम से यह डाइजेस्टर टैंक में आता है। फिर इस डाइजेस्टर टैंक के अंदर कम से कम इसे 25 से 30 दिन रखा जाता है और इसे लगभग जो इसका तापमान, इसे जमीन के अंदर क्यों रखा जाता है, क्योंकि हमें इसका तापमान लगभग 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। ठीक है, ज्यादातर अब तो लोहे का बनाया जाता है। लोहे का क्यों, क्योंकि सीधे इसके ऊपर जो धूप पड़ती है उसकी मदद से भी क्या है, इसके अंदर गर्मी ज्यादा होती है। अब ये गर्मी में, ठीक है, हम कहते हैं ना दहन होता है इसके अंदर। दहन कैसे होता है, आग नहीं लगाई जाती किसी तरह की, ये जो इतनी मात्रा में गर्मी मिलती है उस गर्मी से ही इसके अंदर क्रिया होती है, जैसे कहते हैं आणविक क्रिया। ये जो गैस पैदा होती है ना इसके अंदर, ये किस क्रिया के माध्यम से पैदा होती है, आणविक क्रिया। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है आणविक क्रिया, और आणविक क्रिया को इंग्लिश में क्या कहा हमने, फर्मेंटेशन। ठीक है, आणविक क्रिया को हमने फर्मेंटेशन कहा था। फर्मेंटेशन के माध्यम से इसमें गोबर सड़ता है। गोबर सड़ने के पश्चात हमें कौन सी गैस मिलती है, एक बार कमेंट करके बता देंगे सभी लोग। गोबर सड़ता है तो गोबर सड़ने के बाद हमें कौन सी गैस मिलती है, जिस गैस का इस्तेमाल हम लोग डायरेक्ट हमारे घरों में चूल्हे जलाने के लिए या बिजली इस्तेमाल करने के लिए कर सकते हैं, तो वो कौन सी गैस है, सभी लोगों का मुझे कमेंट चाहिए। 9 लोग ऑनलाइन है, 9 के 9 लोगों का मुझे कमेंट चाहिए कि कौन सी गैस मिलती है। ठीक है, अब एक बार गैस हमारे ऊपर मिलती गई, अब जैसे जैसे गैस निकलती जाती है वैसे वैसे स्लरी दोबारा अंदर आती जाती है, और जो गोबर काम में एक बार आ चुका है जिससे गैस पैदा हो गई, तो उसको दोबारा हम लोग बाहर निकालते जाते हैं और खाद के रूप में प्रयोग करते रहते हैं। चलिए, संजय पटेल का आंसर आ चुका है मीथेन। ज्योतिपाल जी का मीथेन। चिराग भाटी गैस तो है लेकिन कौन सी गैस है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए ज्योतिपाल जी और संजय जी बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, एक बार आपके लिए तालियां बजानी पड़ेगी, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है। चलिए चिराग का भी आंसर सही है। कमेंट करते रहा करो जिससे हमें पता पड़ सके हम क्लास में प्रेजेंट तो हैं और ध्यान है कि नहीं। क्लास में सबसे बड़ी चीज है कि क्लास में बैठे हो, ध्यान नहीं है ना। कई बच्चे ऐसे होंगे जो सो के उठते हैं, 10 बजे का अलार्म लगा के रखते हैं, हाँ भाई सर की क्लास लेनी है, बिस्तरों में नींदों में। सो इट्स मी एस के, ये कौन है, अपना नाम बताओ। साहिल है क्या ये, इट्स मी एस के कौन है, एक बार नाम बता दें। ठीक है, चलिए तो आई होप अब ये आपको बताओ कि आपको जनता बायोगैस प्लांट अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, जनता बायोगैस प्लांट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर दीन बिंदु बायोगैस प्लांट है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि जनता बायोगैस प्लांट के अंदर जो गैस पैदा होती है बहुत कम प्राप्त होती है। ठीक है, जो गैस हमें मिलती है वो बहुत ही कम मिलती है, ये चीज ध्यान रखेंगे, ज्यादा मात्रा में हमें इससे गैस प्राप्त नहीं होती है। अब जो दीन बंधु पावर प्लांट है इसके अंदर खास बात क्या है कि जो इसकी कॉस्ट है, सॉरी यही इसके जैसे होता है, दीन बंधु पावर प्लांट की कॉस्ट किससे कम होती है, जनता बायोगैस प्लांट से कम रखी जाती है। ये चीज ध्यान रखेंगे क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो बचत करनी है, तो इसकी लागत 15 से 30% तक कम आती है। बाकी गैस तो समान मात्रा में ही पैदा करता है, गैस समान मात्रा में पैदा करता है। अच्छा साहिल ही है, चलिए गुड मॉर्निंग नायडू जी। नायडू जी आज आप 17 मिनट लेट हो, कैसे, डेली टाइम पे आने वाले स्टूडेंट हमारे नायडू जी। चलिए अब बात करेंगे, जनता बायोगैस प्लांट हो गया, यानी कि जो फिक्स्ड डोम थी, जिनकी डोम फिक्स रहती थी, उसमें जनता बायोगैस और दीनबंधु था, और जनता बायोगैस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद आता है फ्लोटिंग डोम, जिसमें जो डोम होती है ना, डोम, ठीक है, जिसके अंदर गैस एकत्रित होती है, वो हिलता रहता है। तो वो कौन से प्लांट होते हैं, वो होता है फ्लोटिंग टाइप पावर प्लांट। और इन फ्लोटिंग टाइप पावर प्लांट के अंदर भी 2 तरह के होते हैं, केवीआईसी और प्रगति। ठीक है, केवीआईसी और प्रगति होते हैं। तो ये केवीआईसी और प्रगति क्या है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे फ्लोटिंग टाइप में क्या होता है, एक तैरता हुआ ड्रम के अंदर गैस हमारी एकत्रित होती रहती है। अब जैसे जैसे गैस बढ़ती जाएगी तो ये ड्रम ऊपर उठता जाता है, फिर जब इस ड्रम में से मैं गैस बाहर निकाल लेता हूँ फिर दोबारा नीचे आ जाता है। तो देखिए ये आपका क्या है, फाउंडेशन है, ये क्या है, मैं इसे कहूंगा भूमि, ये है मेरा भूमि का स्तर। यहाँ पे मैंने स्लरी का मिश्रण टैंक लगा दिया और आउटपुट में जो मेरा गोबर की खाद बच जाती है वो मैंने बाहर निकाल लिया। ये पूरा आपका डाइजेस्टर है जहां से इनलेट स्लरी आई, आउटलेट बाहर निकल गई। ठीक है, अब ये गैस यहाँ पे फर्मेंटेशन होता रहता है, आणविक क्रिया, जैसे जैसे गैस बनती है तो गैस ऊपर उठती जाती है। ठीक है, और ये गैस इसके अंदर इकट्ठी होती रहती जाती है, और जो गोबर है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे इस जगह से यहाँ निकलता जाता है, क्योंकि गोबर में फर्मेंटेशन हो गया तो वो खाद बनता जाता है, तो धीरे धीरे ये यहाँ से यहाँ निकल जाता है। गुड मॉर्निंग काजल जी, बिल्कुल आप थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं, जो स्टार्टिंग की क्लास है वो आप बाद में देख लीजिएगा, अभी आप लाइव बने रहिए। बाकी जो 15 मिनट की आपकी क्लास छूट गई है, 20 मिनट की सॉरी, वो आप बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, आज हमने बायोगैस प्लांट स्टार्ट करा है, तो बायोगैस प्लांट के अंदर हम दूसरा पढ़ रहे हैं। अभी आप ये देखेंगे तो आपको चीज सारी समझ आ जाएगी। तो क्या होगा कि स्लरी मिश्रण आया, यहाँ से स्लरी से गैस बनी। अब गैस बनने के बाद ये गैस तो ऊपर निकल गई, फिर जब इस टैंक के अंदर ये तैरता हुआ ड्रम है, इसके अंदर गैस भर जाएगी, तो जैसी गैस भरेगी
ये ड्रम ऊपर उठ जाएगा, फिर इस पाइप के माध्यम से जैसे ही मैं गैस निकाल लूंगा तो ये मेरा ड्रम दोबारा नीचे बैठ जाएगा। बस इतनी सी चीज है फ्लोटिंग ड्रम टाइप के अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी चीज है, ठीक है, बहुत बड़ा काम है कि यार फ्लोटिंग ड्रम टाइप क्या होता है, कैसे काम करता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, समान है, ठीक है, बराबर है, ऐसा कुछ भी अलग चीज नहीं है। तो अब आप बताइए कि क्या आपको फ्लोटिंग टाइप और फिक्स डोम टाइप समझ आया। ये है केवीआईसी, ये मैं नाम लिख देता हूं, केवीआईसी पावर प्लांट, यहां नीचे भी नाम लिखा हुआ है इसका, केवीआईसी पावर प्लांट, इसका नाम नीचे भी लिखा हुआ है। तो फिक्स डोम और फ्लोटिंग डोम टाइप आपको समझ आ गया होगा। वंश भी आज लेट हो गया, शुभम स्वामी जी भी आज लेट हो गए, काफी बच्चे आज लेट आए हैं, ठीक है, शुभम, काजल, वंश, काफी बच्चे लेट आए हैं। फटाफट से जो भी आ चुका है तो वीडियो को सबसे पहले तो आप लाइक कर देंगे और ये बताइए कि आपको क्या ये चीज समझ आई कि नहीं आई। काफी इजी चीज है और आई होप आपको ये समझ आ भी गई होगी। फटाफट से बता दें कमेंट करके कि सर हमें ये चीज समझ आ चुकी है। चलिए वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को हटा दूं तो बायोगैस के अंदर जो जो मेन चीज है ना वो मैं भी आपको लिखा देता हूं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लिखा देंगे आपको। तो काजल, वंश, शुभम, जो भी बच्चा लेट आए हैं वो अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, ठीक है, जो जो अभी लेट आए हैं स्टूडेंट, ठीक है, वो सभी मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। आज हमने बायोगैस पावर प्लांट के बारे में पढ़ा। बायोगैस पावर प्लांट क्या करता है, जो गोबर होता है और पेड़ पौधों की पत्तियां होती है उनको सड़ाकर गोबर गैस बनाई जाती है। तो गोबर गैस कौन सी होती है, मीथेन, ठीक है, ये इंग्लिश में लिख रहा हूं, गोबर गैस कौन सी गैस कहलाती है, मीथेन गैस को गोबर गैस कहते हैं। ये किस के माध्यम से बनती है, तो गोबर गैस के अंदर जो क्रिया होती है आप उसे क्या कहेंगे, रासायनिक क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया। और ये किस क्रिया के माध्यम से बनता है, आणविक, ठीक है, आणविक क्रिया के माध्यम से बनता है, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में फर्मेंटेशन भी कहते हैं, फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। फिर जो घोल तैयार किया जाता है, जो कि फीड किया जाता है, चलिए दिनेश स्वामी जी, गुड मॉर्निंग दिनेश, आज आप पहली बार क्लास में आए क्या, कमेंट करके बताएं। तो जो फीड किया जाता है गोबर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लरी, ठीक है, गोबर और कचरे का मिश्रण जो हम फीड करते हैं वो स्लरी कहलाता है। और इस स्लरी को किस अनुपात में डालते हैं, 1:1 में डालते हैं, ठीक है, यानी कि जितना कचरा है, जितना जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उतना ही हमारा पानी मिलाया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया गोबर, इसे मैं कहूंगा गोबर 1:1 में, और पानी, ठीक है, गोबर और पानी समान अनुपात में मिलाया जाता है। अब ये जो स्लरी है, तो गोबर गैस किस पदार्थ से बनाई जाती है, तो ये सारे कार्बनिक पदार्थ हैं, ये चीज ध्यान रखें, ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। कार्बन पदार्थ के माध्यम से ही हम लोग गोबर गैस बना सकते हैं। सर कल आया था ना पीजी, ओ हाँ बिल्कुल दिनेश स्वामी जी, पीजी वाले स्टूडेंट, चलिए आज आप लेट हो गए, आप दोनों ही दो साथ लेट हो गए, शिवम जी और आप। तो अब क्या करना है कि कार्बनिक पदार्थ के माध्यम से बनाया जाता है, ठीक है। अब कार्बनिक पदार्थ तो है, मीथेन है, लेकिन ये जो रासायनिक क्रिया होती है कैसे होती है, ये चीज ध्यान रखेंगे, O2 यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उपस्थिति में। ये वो सारे पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि मीथेन गैस, गोबर गैस कौन सी गैस है, मीथेन गैस है। इसके अंदर रासायनिक क्रिया होती है, किसकी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। फिर आणविक क्रिया के अलग होती है, इसके अंदर दहन होता है, आणविक क्रिया के माध्यम से गैस पैदा होती है, जो फर्मेंटेशन होता है। गोबर और पानी का अनुपात 1:1 रखा जाता है। गोबर गैस किस पदार्थ से बनती है, तो कार्बनिक पदार्थ के माध्यम से बनाई जाती है। अब ये दो तरह के होते हैं, गोबर गैस पावर प्लांट के बारे में हमने दो तरह का पढ़ा। पहला तो था फिक्स डोम टाइप, फिक्स डोम टाइप, और दूसरा था फ्लोटिंग डोम टाइप, ठीक है, हिंदी में भी नाम लिख देते हैं, तैरता हुआ ड्रम, तैरता हुआ ड्रम प्रकार, और यह है स्थिर ड्रम प्रकार, स्थिर ड्रम प्रकार टाइप का, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमने दो तरह के पढ़े, कौन कौन सा पढ़ा, पहला देखिए जनता बायोगैस, जनता बायोगैस प्लांट, दूसरा था दीनबंधु, दीनबंधु बायोगैस प्लांट। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो पहला था केवीआईसी प्लांट, बायोगैस प्लांट, और दूसरा था प्रगति बायोगैस प्लांट, प्रगति बायोगैस प्लांट, ठीक है। ये जो प्रगति बायोगैस प्लांट है, ये केवीआईसी मॉडल का ही एक सुधरा हुआ रूप है। ये चीज बताना चाहूंगा कि केवीआईसी मॉडल के कुछ लॉसेस थे जिसकी वजह से हमने प्रगति का नाम आया, तो प्रगति बायोगैस प्लांट केवीआईसी मॉडल का ही एक सुधरा हुआ रूप है। तो आपसे देखिए एग्जाम में ये भी बताया जा सकता है, बताइए केवीआईसी मॉडल किस प्रकार का पावर प्लांट है, फ्लोटिंग डोम टाइप या फिक्स डोम टाइप, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है बताइए फिक्स, निम्न में से कौन सा फिक्स्ड डोम टाइप पावर प्लांट है।
जनता बायोगैस प्लांट, दीनबंधु बायोगैस प्लांट, केवीआईसी पावर प्लांट या उपयुक्त सभी। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सॉरी फिक्स्ड डोम टाइप प्लांट कौन सा है, तो आपको एक तो ऑप्शन इसमें से आएगा, मान लो जनता बायोगैस प्लांट, दो इसमें से होंगे और एक उपयुक्त सभी होगा, तो हम लोग क्या टिक करेंगे, जनता बायोगैस प्लांट। ज्योति पाल, ज्योति गुड मॉर्निंग जी। ज्योति जी आप 2-3 दिन से क्लास में प्रेजेंट नहीं है, ज्योति जी 2-3 दिन से क्लास में प्रेजेंट नहीं है। चलिए, तो क्या ये सारी चीजें बायोगैस पावर प्लांट के बारे में आपको समझ आ गई, तो एक बार मुझे कमेंट कर दें जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। सर ये सारी बातें अगर आपको समझ आ गई हैं तो मुझे कमेंट फटाफट से कर देंगे। देखिए टाइम हमारे पास कम है, मैं सोच रहा हूँ कि आज पूरा चैप्टर खत्म कर दें, तो जो भी दोस्त है फटाफट से मुझे कमेंट करके बता देंगे कि यस सर बायोगैस पावर प्लांट के बारे में हमें एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है और अब हम कुछ भी नहीं भूलेंगे बायोगैस प्लांट के बारे में। अगर कोई भी कभी भी हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले। पवन क्लास में प्रेजेंट है क्या? पवन की काफी देर से कमेंट नहीं आ रही है। चलिए अंकित, बिट्टू, शुभम स्वामी जी का कमेंट आ चुका है, दिनेश स्वामी जी का कमेंट आ चुका है, संजय पटेल, ज्योतिपाल जी का कमेंट आ चुका है। पवन क्लास में प्रेजेंट है तो फटाफट से कमेंट करेंगे, शूटर गेमिंग जल्दी से। चलिए तो अब देखिए इसके लाभ और हानि के बारे में भी बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई इस पावर प्लांट के लाभ क्या हैं। चलिए अनिल जी का भी कमेंट आ चुका है, ठीक है। हर एक पावर प्लांट का अपना लाभ होता है, अपने हानि होते हैं, तो अब हमें इसके लाभ और हानि के बारे में बात करना है। तो देखिए बायोगैस पावर प्लांट की अगर मैं बात करूँ तो बायोगैस पावर प्लांट में देखिए क्या होता है, इसके लाभ क्या है। सबसे पहली चीज हमें तो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि बायोगैस पावर प्लांट के लाभ क्या हैं और इनके हानि क्या है। तो देखिए बायोगैस पावर प्लांट में सबसे बड़ी चीज क्या है कि अवशिष्ट जो हमें प्राप्त होता है, ठीक है, उसका हम लोग खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी अवशिष्ट हमें प्राप्त होता है उसका हम लोग खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो सबसे बड़ा फायदा ये हो गया, ठीक है, सबसे बड़ा फायदा ये हो गया। फिर ये एक तरह की प्रदूषण रहित ऊर्जा प्राप्त होती है। किसी तरह का पॉल्यूशन हुआ क्या इसमें? बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये एक जो ऊर्जा है हमें प्रदूषण रहित ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर गांव में इसका अधिक प्रयोग किया जा सकता है और गांव में इसका उपयोग किया जाना बहुत ज्यादा सरल है, यानी कि हम इसे गांव में आसानी से उपयोग कर सकते हैं, प्रदूषण रहित है और इसके अवशिष्ट के रूप में हमें अच्छी खाद प्राप्त होती है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है, कि अवशिष्ट बचता है, बिल्कुल बचता है। तो लेकिन उससे हमें प्राप्त क्या हो रहा है? हाँ भाई अवशिष्ट तो बचा, लेकिन उसके बाद हमें एक अच्छी खाद प्राप्त होती है। तो इस वजह से मैं क्या कहता हूं कि हाँ यार बायोगैस पावर प्लांट एक बहुत अच्छी चीज है और गांव में आसानी से लगाई जा सकती है। ये चीज आपको समझ आ गई। फिर इसके बाद क्या है कि जो इसका वेस्ट बचा उसे देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो वेस्ट बचता था उसे ठिकाने लगाने की सबसे बड़ी समस्या रहती थी कि यार उसे फेंका कहाँ जाए। लेकिन बायोगैस प्लांट में ऐसी कोई दुविधा है ही नहीं, जो भी वेस्ट बचा हम उसे सीधे खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। फिर ये एक बहुत ही सस्ती और सरल प्रक्रिया है, कोई भी इस पावर प्लांट को लगा सकता है, बहुत ही सस्ता है। और इस गैस का प्रयोग करके बायोगैस से सीधे ही बिजली में पैदा किया जा सकता है। बायोगैस के माध्यम से सीधे ही इसे इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। कैसे? फ्यूल सेल के रूप में, वो हम बाद में देखेंगे, अभी हमारे काम का नहीं है। अब देखें कि हर पावर प्लांट के लाभ हैं, बिल्कुल पता है, लेकिन इसी के साथ इसकी हानियां भी हैं। क्या? कि बायोगैस को हमने वेस्ट जो एक डोम के अंदर रखा उसका दहन करवाना एक बहुत ही ज्यादा कठिन कार्य है, क्योंकि प्रॉपर उसके लिए गर्मी चाहिए, हीट चाहिए होती है, जिस वजह से इसका दहन करवाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर इसके अंदर जो दहन होता है तो ऐसा नहीं सिर्फ मीथेन गैस आती है, इसके अलावा भी कुछ अशुद्ध गैसें भी आती हैं और इसके इंटरनल पार्ट को नुकसान पहुंचाती है। तो इन अशुद्ध गैसों को दूर करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। फिर इस प्रकार के पावर प्लांट को क्या स्थलों पर लगाया जाना संभव नहीं है, यानी कि हम लोग जमीन पर इसको स्थापित नहीं कर सकते हैं, जमीन के अंदर ही लगाए जाना, जो कि थोड़ा सा टिपिकल प्रोसेस पड़ जाता है। बाकी इतनी बात नहीं है। आई होप आपको बायोगैस पावर प्लांट के बारे में सब चीजें क्लियर हो गई होगी। सब लोग एक बार यस कमेंट कर देंगे कि बायोगैस प्लांट, सब लोग बायोगैस, जिसको समझ आ गया वो बायोगैस प्लांट कमेंट कर देगा और जिसको समझ नहीं आया तो वो नो लिख देगा, ठीक है। चलो कमेंट में बायोगैस लिखना सीखो फटाफट से। जिसको बायोगैस पावर प्लांट समझ आ गया वो कमेंट में लिखे, जब तक मैं आपका जो विंड पावर प्लांट है वो बना लेता हूं, ठीक है। विंड पावर प्लांट है, इसका हम लोग थोड़ा सा डायग्राम जो है फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। तब तक सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यस सर बायोगैस पावर प्लांट, कमेंट करेंगे सभी। 13 से 14 बच्चे क्लास से प्रेजेंट है, तो सभी लोगों का कमेंट चाहिए अपने को। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि यस सर हम लोगों को समझ आ चुका है बायोगैस पावर प्लांट के बारे में, सब कुछ समझ आ चुका है। जल्दी से तुरंत, अभी जो जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं उन सबका नाम लिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए।
चलिए, तो अब हमारा जो है अब्दुल समीर क्लियर, चिराग भाटी, शुभम, दिनेश स्वामी, अनिल टेक्निकल, संजय पटेल, पवन टांक। मैंने बोला था बायोगैस लेने के लिए, वो तो सिर्फ दिनेश स्वामी जी ने लिखा है और पवन टांग ने लिखा है। चलिए कोई बात नहीं, बाकी बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है। चलिए अब हम लोग बायोगैस पावर प्लांट के बारे में अच्छे से समझ लेंगे, जो विंड पावर प्लांट, ठीक है। हेडिंग लिख देते हैं हम लोग, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी को क्या लिखेंगे हम लोग, पवन ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं और हमारे बीच में पवन नहीं है, ठीक है। सरफुद्दीन अंसारी जी, गुड मॉर्निंग सरफुद्दीन, हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत, सत्कार और अभिनंदन करते हैं। पवन अब्दुल समीर का दोस्त पवन जो है, जिसकी ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि पवन के अंदर कितनी ऊर्जा है, और पवन हमारी क्लास में नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे कि विंड पावर प्लांट किस तरह से कार्य करता है। अब आपको जैसा कि पता है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हम लोग पढ़ रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट। अब नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट की जो उसके अंदर पवन ऊर्जा एक बहुत ही प्रमुख स्थान रखती है। पवन ऊर्जा की उपलब्धता देखिए कितनी सारी है, ठीक है, कि हमें पता है कि विंड पावर प्लांट हवाएं कितनी जगहों पे तेजी से चलती है। तो क्यों ना यार हम उस सर क्लास में, हाँ अच्छा पवन, सॉरी मैं थोड़ा लेटी थी तो उतना समझ में नहीं आया। हाँ अच्छा, आप थोड़ा लेट आए थे काजल जी, उतना समझ नहीं आएगा। डेफिनेटली आप पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ से आपको अच्छे समझ आएगा। इसके बाद आगे हम और भी टॉपिक पढ़ेंगे, वो आपको क्लियर हो जाएंगे। बाकी हाँ पवन टांक तो है, एक और पवन है, पवन हमारी क्लास में, ठीक है, जो इसी साल सेकेंडरी का एग्जाम देने वाला है, इसी साल सेकेंडरी में है, वो नहीं आया। बाकी पवन टांक तो ऑलरेडी सेकेंडरी का एग्जाम दे चुके हैं, काफी अच्छा ब्राइट स्टूडेंट है। चलो पवन तो तेरी ऊर्जा के बारे में भी पढ़ेंगे बच्चे। चलिए तो विंड एनर्जी क्या कहलाती है, देखिए कि विंड एनर्जी उभर कर आई है जिसका उपयोग हम लोग एनर्जी के रूप में कर सकते हैं। अब विंड एनर्जी क्या होती है कि हमने देखा है जो गर्मी के समय या फिर क्या होता है, गर्म सूरज देता रहता है दिन के समय, जो नीचे की लेवल है, ठीक है, नीचे का जो लेवल है वहां पे गर्म हो जाती है हवा। अब वो गर्म हुई जैसे ही तो वो ऊपर की ओर उठ जाती है, गर्म हवा ऊपर की ओर उठ जाती है और उसका स्थान ठंडी वायु लेती है। तो इसी प्रकार जो पवन होगा ऊपर नीचे उठती रहती है, इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। गैस की जो पवन है हवा, उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से मेरी टरबाइन घूमने लगती है और इस टरबाइन के घुमा दिया, एक बार मैंने टरबाइन घुमा दिया तो आप सबको पता है, अपने अपने मन में सोच लो, टरबाइन घूमी तो अल्टरनेटर घुमा और अल्टरनेटर घुमा तो मुझे बिजली मिल गई। तो इस तरह से विंड पावर प्लांट की मदद से भी मैं टरबाइन को घुमा सकता हूँ। और एक और जगह क्या है, समुद्र के किनारे आपने देखा होगा काफी तेज हवाएं चलती है, तो उन हवाओं का भी इस्तेमाल आप देखना कि सर्च करना गूगल पे विंड पावर प्लांट इन ओशियन। समुद्र के अंदर भी कई लोग विंड पावर प्लांट सक्सेसफुली लगा चुके हैं विदेशों में, क्योंकि समुद्र में पूरे दिन भर हवाएं तेज चलती है। तो और वहां देखिए फिर बिजली हमें ज्यादा मिलेगी, क्योंकि जितना ज्यादा मेरा पावर प्लांट घूमेगा उतनी ही ज्यादा मेरी क्या होगी, टरबाइन घूमेगी, उतनी ही ज्यादा मुझे बिजली मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडियन गर्ल्स, चलिए गुड मॉर्निंग इंडियन गर्ल्स, आप अपना नाम बताइए। हाँ मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल बिल्कुल साहिल, जो भी है इंडियन गर्ल्स के नाम से है आईडी, अपना नाम बताइए, आप कौन है, कहाँ से हैं। तो अब क्या होता है कि जो हवाएं चलती है, देखिए ऐसा नहीं कि मैं कहीं भी पावर प्लांट लगा दूंगा, जिस जगह पे मुझे पावर प्लांट लगाना है उस जगह का मुझे 5 से 10 सालों का एनालिसिस करना पड़ेगा, उसकी जलवायु का, कि कहाँ यहाँ वर्ष भर हवाएं कैसी चलती है। ऐसा नहीं कि 4 महीने हवा चल रही तो उसमें लगा दूंगा, नहीं, वर्ष भर समान रूप से हवाएं तेज चलनी चाहिए, जब भी उस जगह पे मैं पावर प्लांट मेरा स्थापित करूंगा, अदरवाइज नहीं। चलिए कुसुम जी स्वागत है आपका। ओके कहाँ से आप कुसुम जी, ये भी कमेंट करके बताएं और क्लास अटेंड करें। डेली हमारी 10 बजे लाइव क्लास हो रही है, आईटीआई का हम लोग सिलेबस यहाँ कवर करवा रहे हैं। और जो भी दोस्त अभी आए हैं जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे। तो एक चीज आप समझे कि विंड पावर प्लांट कहीं भी नहीं लगा सकते, ऐसी जगहों पे लगाएंगे जहां हमें एनर्जी मिले। और ऐसा नहीं है, जो विंड पावर प्लांट है बहुत समय से इस्तेमाल किया जा रहा है, पुराने समय में भी आप देखोगे, पुरानी अगर मूवीज में देखोगे हॉलीवुड बॉलीवुड, तो वहां विंड पावर प्लांट आपको डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। वहां पे हम लोग विंड पावर प्लांट का इस्तेमाल करते थे। कुछ नहीं है, पवन चक्की होती है, ब्लेड होती है, ये ब्लेड टरबाइन पे माउंटेड रहती है। अभी जैसे जैसे टरबाइन घूमती है तो हमारी, सॉरी जैसे हवा चलेगी, हवा इसके विपरीत दिशा में चलनी चाहिए। जब हवा इसके विपरीत दिशा में चलेगी तो मेरी टरबाइन की ब्लेड घूमेगी, और जैसे मेरी टरबाइन की ब्लेड घूमी तो उससे कनेक्टेड टरबाइन घूमेगी, टरबाइन घूमेगी तो हमें बिजली मिलेगी, ठीक है। टरबाइन घूमेगी तो मेरी जनरेटर घूमेगा, और जनरेटर के घूमते हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। इतनी चीजें हमें समझ आ चुकी है, और ये चीज जिसको समझ में आ रही है तो वो बच्चा प्रीवियस क्लास देख सकता है, उसे वहां से सारी चीजें क्लियर समझ आ जाएगी। चलिए अब्दुल समीर जी आज हमारी क्लास में आए हैं और देखिए कितने अच्छे से समझ आ रही है, वेरी गुड। चलिए तो ये चीज समझ आ गई, ब्लेड। अब ये देखिए सबसे कॉस्टली पता है क्या होता है। अब आप बोलोगे सर आपने इसके अंदर 2 ब्लेडें क्यों लगाई, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 2 ब्लेडें क्यों लगाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 2 ब्लेडें, इसकी जो ब्लेड्स आती है ना दोस्तों बहुत ज्यादा महंगी आती है।
इसकी जो ब्लेडें होती है, पहली बात तो बहुत महंगी आती है। अब अगर टूट गई जरा से भी, कहीं से भी कुछ क्रैक हो गया तो पूरी ब्लेड बदलनी पड़ती है। तो इसलिए 2 ब्लेड है। फिर जितनी ज्यादा ब्लेडें लगाएंगे तो ये हवा पे माउंटेड रहता है, तो उतना ज्यादा इसका वेट बढ़ता जाएगा, वजन बढ़ेगा, तो फिर प्लांट गिरने की संभावना है। इसीलिए हम लोग इसमें 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 ब्लेड है, 2 ब्लेडें देखी होगी आपने, या ज्यादा से ज्यादा 3 ब्लेड होगी। ब्लेडों का वजन काफी ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा कॉस्टली इक्विपमेंट इसके अंदर ब्लेड होती है, जो कि ज्यादातर खराब होती रहती है। अच्छा, हमारी क्लास की, अच्छा इंडियन गर्ल्स दिल्ली, कल भी कोई स्टूडेंट था जो दिल्ली से आया था, दिल्ली से और भी बच्चे आए थे। चलिए, अब आप सब बच्चों की कृपा दृष्टि है, आप लोगों की दुआएं हैं कि काफ़ी दूर दूर से हमारे पास बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है, आप सबका प्यार है और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। तो ये हो गया। चलिए, अब सबसे मेन चीज़ क्या होती है इसके अंदर, होती है फाउंडेशन। देखिए, ये फाउंडेशन है, खंबा है, खंबे के ऊपर हमारे ऊपर ही जो जनरेटर है वो ऊपर ही रखा रहता है, और जनरेटर माउंटेड किससे रहता है, टरबाइन और रोटर के साथ में माउंटेड रहता है। जैसे जैसे मेरी टरबाइन घूमती जाती है वैसे वैसे मेरा अल्टरनेटर घूमता है, और यहाँ पे एक कंट्रोल बॉक्स भी रहता है, ठीक है। पूरी किट जो होती है वो ऊपर ही रखी रहती है, और जनरेटर से मुझे बिजली मिलती है जिसको मैं तारों के माध्यम से नीचे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तारों के माध्यम से मैं इस बिजली को नीचे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो सारा काम ऊपर हो जाता है। अब ये एक प्लांट देखिए कॉस्टली तो है, बट इतना कॉस्टली नहीं है जो में बिजली मिलती है, ठीक है। इसके अलावा कई लोग क्या है, पानी, खेतों में पानी की मोटरों को चलाने के लिए भी कई लोग छोटे छोटे विंड पावर प्लांट स्थापित कर लेते हैं, जिससे कि और कुछ तो नहीं, खेतों में। आप कहां से हो सर? अच्छा, मैं कहां से हूं? मैं अजमेर राजस्थान, ठीक है, मैं अजमेर राजस्थान से बिलोंग करता हूं। यहां लिख देता हूं मैं कहां से हूं, अजमेर, और हम हैं आपड़ो राजस्थान, जाने कब क्या दिख जाए, ठीक है। राजस्थान की ये जो वेलकम करता है राजस्थान में लाइन है, हैशटैग लाइन है, जाने कब क्या दिख जाए। तो हम अजमेर राजस्थान से हैं। चलिए, तो ये बायोगैस पावर प्लांट के बारे में आपको चीज समझ आ गई होगी। इसका हम लोग पवन चक्की, पवन चक्की सब लोगों ने पढ़ा होगा ना। पवन, तेरे पास चक्की है क्या? देख, नाम आ गया पवन चक्की। पवन चक्की, सर मैं और शुभम भी राजस्थान से। चलिए, क्या बात है, राजस्थान से, सीकर से हैं, वेरी गुड। और हमारा तो पूरा भारत देश ही अपना है, चाहे कोई कहीं से भी हो। तो बिजली बनाने में, कुएं से पानी खींचने में, यानी कि जो मोटर चलाई जाती है कुएं से पानी खींचने में, बिजली बनाने में, और पवन चक्की के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज विंड पावर प्लांट के बारे में आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो वायु से शक्ति प्राप्त होती है, पावर, वायु से जो शक्ति प्राप्त होती है, ठीक है, वैसे तो आपसे फॉर्मूला नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैं आपको फॉर्मूला लिखा देता हूं, 1/2 रो ए वी क्यूब, ठीक है। रो क्या होता है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर ये रो क्या होता है, तो रो होता है दोस्तों आपका घनत्व, ठीक है, कि वो घनत्व कितना कवर कर रहा है, घनत्व हो गया, वी हो गया आपका वेग, स्पीड कितनी है, ठीक है, और ए हो गया आपका एरिया, ठीक है, ये हो गया आपका एरिया। तो ये एक फॉर्मूला है सर, ऑल ओवर राजस्थान नाम चलता है आपकी क्लास का। तो हाँ, चलो तारीफ ज्यादा चढ़ाना नहीं, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो ये हो गया अपना विंड पावर प्लांट का फॉर्मूला, ठीक है। तो विंड पावर प्लांट के माध्यम से बिजली किस प्रकार पैदा की जाती है, अब आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये मुझे बता दीजिए कि विंड पावर प्लांट के माध्यम से बिजली किस प्रकार पैदा होती है। डेंसिटी, बिल्कुल, घनत्व को डेंसिटी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। विंड पावर प्लांट के माध्यम से बिजली किस प्रकार पैदा की जाती है, आप बता दें फटाफट से। अच्छा, ये जो अब टरबाइन है ना, अब ऐसा नहीं कि ये एक ही दिशा में काम करती है, ये टरबाइन दोनों दिशाओं में काम करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये टरबाइन दोनों दिशाओं में घूमने का कार्य करती है। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये टरबाइन दोनों दिशाओं में घूमती है, ठीक है। चलिए, कि हवा ऐसी चले चाहे वैसी चले, ये टरबाइन दोनों दिशाओं में घूमती है। ये चीज सबको क्लियर है क्या? विंड पावर प्लांट, बस विंड पावर प्लांट के बारे में इतनी सी चीज है। अब विंड पावर प्लांट के लाभ हानि, बिल्कुल देखिए, हर चीज के लाभ और हानि तो होते ही हैं। तो विंड पावर प्लांट के लाभ क्या है कि इसका असीमित भंडार है, क्योंकि हवा हमेशा रहेगी, जब तक ये पृथ्वी है तब तक हवा रहेगी, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, और ये मितव्ययी, यानी कि ये हमारे बजट पे किसी तरह का ज्यादा नुकसान नहीं डालती है। लेकिन इसके नुकसान क्या है, क्योंकि ये पूरी तरह से हवा पे निर्भर है, तो जिस टाइम पे हवा धीरे चल रही है या हवा नहीं चल रही, तो हमें पावर कम प्राप्त होगी। फिर पवन ऊर्जा फार्म को बनाने में, मैंने बताया ना, ब्लेड टरबाइन काफी ज्यादा महंगी होती है, तो इसे बनाने में भी काफी ज्यादा पैसा लगता है। और जो पक्षी वगैरह, अब आकाश में उड़ते हुए पक्षी हैं, वो इसकी ब्लेड से टकरा गए तो ब्लेड खराब हो जाती है, तो आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की वजह से भी इसको खतरा है। ये थोड़े बहुत इसके नुकसान है। क्या बात है, 20 बच्चे हमारी क्लास में प्रेजेंट है अभी तक, जो हमने 5-6 दिन से क्लास स्टार्ट करी। एक बार सभी लोगों के लिए तालियां। 18 से 20 बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। जो भी प्रेजेंट है फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे। टरबाइन घूमने से सर कौन सी सप्लाई आती है, एसी और डीसी? चलिए बिल्कुल मैं बताता हूँ। सप्लाई
बाकी एक बार सबके लिए तालियां, बहुत बहुत अच्छी बात है। अभी भी काफी बच्चे नहीं आए बट 17 से 18 बच्चे भी क्लास में प्रेजेंट है, बहुत ही बढ़िया बात है। अभी तक जो हमने अभी 4-5 दिन से क्लास स्टार्ट करी है, तो सबसे ज्यादा बच्चे जो लाइव, कई बच्चे ऐसे हैं जो लाइव नहीं देखते। राहुल पाल जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राहुल जी, स्वागत है आपका। चलिए, काफी अच्छा लग रहा है कि इतने सारे बच्चे आए हैं, और मेरे लिए तो 10 से 20 बच्चे आए हैं तो उसी में काफी अच्छी बात है ना। हम लोग ITI में भी पढ़ते तो 20 बच्चे तो उधर भी नहीं आते हैं, बट यहाँ आए हैं, बहुत अच्छी बात है। DC बिल्कुल भी नहीं। अब चलिए बात करते हैं, जनरेटर के द्वारा जो सप्लाई मिलती है, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो अल्टरनेटर की बात करते हैं हम लोग, पावर प्लांट में हमेशा मुझे AC सप्लाई मिलती है। जितने भी पावर प्लांट है वहां मैं अलग अगर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता हूं तो हमें AC सप्लाई मिलेगी। लेकिन जो DC मोटर होती है वहां DC सप्लाई कैसे मिलती है कि जब AC सप्लाई जनरेटर पैदा कर देता है तो उसके बाद मैं कम्यूटेटर लगा देता हूं। जैसे ही मेरे पास AC सप्लाई पैदा होती है तो AC सप्लाई पैदा होने के तुरंत बाद मैं कम्यूटेटर कनेक्ट कर देता हूं, जो कि उस AC को DC में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ अल्टरनेटर की बात करूं जो कि कम्यूटेटर रहित है, तो मुझे AC मिलते हैं। कितना वोल्टेज इससे जनरेट होता है। चलिए, ये बात काजल जी आप लेट आए हैं तो मैं पहले ही क्लास में बता चुका हूं, हर एक पावर प्लांट 11 kV पे जनरेशन होता है। जनरेशन जितने भी पावर प्लांट के थ्रू होता है वो सब 11 kV पे होता है, ठीक है। जो हमारा अल्टरनेटर होता है, जो अल्टरनेटर स्थापित किया जाता है, वो इस तरह का अल्टरनेटर स्थापित किया जाता है, AC ही मिलती है, कम्यूटेटर से DC बना दी जाती है। बिल्कुल वैसे जो अल्टरनेटर से मुझे AC चाहिए तो AC मिलेगी, लेकिन जो DC मोटर में हम लोगों को DC सप्लाई देनी है तो वो कैसे दी जाती है, AC को DC में कन्वर्ट किया जाता है कम्यूटेटर की मदद से। और 11 kV जनरेशन हमेशा, चाहे आपसे कभी भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन इंडिया में 11 kV पे किया जाता है। सब लोगों को ये चीज क्लियर है? तो विंड पावर प्लांट, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन है सर आपका, क्या बात है। आज समीर ने पता नहीं क्या, समीर को मैंने आज पैसे दिए हैं मेरी तारीफ करने के लिए क्लास में कंटिन्यूसली। आज समीर बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है, क्या बात है। चलिए कोई नहीं, मेरा फर्ज है आप लोगों को समझाना, ठीक है। जब तक आपको क्लियर ना हो तो हर एक छोटी छोटी चीज मैं आपको समझाऊं, ये मेरा फर्ज बनता है। चलिए, सो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समुद्री ऊर्जा, ठीक है। समुद्र की ऊर्जा के बारे में अब हमें पढ़ना है, तो सभी लोग तैयार हो जाए कि किस प्रकार से हम लोग समुद्र की ऊर्जा का इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्जन करते हैं। चलिए, तो अभी भी पहले तो एक बार ये चेक कर लो कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो वीडियो देख रहा है और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, ठीक है। प्लस आप सब लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, जो भी नए बच्चे अभी जुड़े हैं, मेरा एक और चैनल है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, होम पेज पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप सबको एक चैनल का नाम दिखेगा, इलेक्ट्रिसिटी जंक्शन। इलेक्ट्रिसिटी जंक्शन के नाम से आपको यूट्यूब चैनल दिखेगा। वो मेरा नया यूट्यूब चैनल है जहां पे हम लोग प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी चीज जैसे कि करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, बिजली का बिल कैसे निकालें, कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर, ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, क्या क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने अच्छे से हर एक वीडियो 5 से 7, 10-10 मिनट की करवा रखी हैं। तो वो वीडियोस आप लोग एक बार जरूर चैनल पर जाएं, विजिट करें। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी अभी देख रहा है, एक बार हमारा जो नया यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिसिटी जंक्शन आप लोगों के लिए तैयार किया गया है, उस चैनल पे पूरा इलेक्ट्रिसिटी बेसिक से एकदम समझा जाता है। अगर आपने वहां से समझ लिया तो आप मान के चलिए आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सभी लोग आज ही जाएं, वीडियोस देखें, वहां कमेंट करें, मैं सबका कमेंट आज चेक करूंगा कि किस किस बच्चे ने कमेंट करा है। प्लस जो हमारी क्लासेस 4-5 क्लासेस हो चुकी है वहां भी जाएं, देखिए ये लाइव चैट है, आप लोग कमेंट भी किया कीजिए। अगर आपको क्लास जेन्युइनली, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तभी आप वहां जाएं और कमेंट किया कीजिए। सर शोलापुर महाराष्ट्र तो पावर ग्रिड, कर्नाटक में 765 kV बिजली, नहीं नहीं नहीं, गलत है अनिल जी। 765 kV बनता कभी भी नहीं है, ध्यान रखें। हमेशा बिजली पैदा की जाती है 11 kV पे। अब 11 kV पे देखिए, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इसी के ऊपर है। 11 kV बिजली को हम लोग ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो 11 kV पे हम लोग ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। अब हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि इस 11 kV को हाई वोल्टेज पे कन्वर्ट किया जाता है। तो आप जो महाराष्ट्र के प्लांट की बात कर रहे हो, वो प्लांट के अंदर 11 kV को 765 kV में ट्रांसफार्मर की मदद से कन्वर्ट किया जाता है, और वो जो कन्वर्ट कर दिया उस प्लांट को, तो फिर ये जो जाता है आगे, ठीक है, 765 kV का प्लांट आगे जाता है, फिर ये जाता है PGCIL में, ठीक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। ये 400 kV से ऊपर के पावर प्लांट की देखरेख करता है, 400 kV और उससे ऊपर के पावर प्लांट की देखरेख करता है। यहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से 765 kV में कन्वर्ट होता है। तो ये कन्वर्ट हाई वोल्टेज पे किया जाता है 765 kV पे। इंडिया में जो मैक्सिमम है 765 kV के भी 3 से 4 प्लांट ही है जो कि हाई पावर में कन्वर्ट करके भेजते हैं, ताकि मेरे लॉसेस कम से कम हो।
हाई वोल्टेज पर लॉसेस कम से कम होते हैं, इसीलिए वहां पे जो पीजीसीएल है, अब मान लीजिए अगर कोई पीजीसीएल के अंदर 765 केवी इनपुट आ रहा है तो हम लिखेंगे उसे 765 केवी का, 400 आ रहा है तो 400 केवी का, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है, तो आप ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। 765 केवी और 400 केवी ये इस प्रकार से आता है, बाकी और भी कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं कि 765 केवी, बिल्कुल गलत है। 11 केवी कोई भी आप देख लेना गूगल पर सर्च करके कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कितने केवी पे होता है, 11 केवी ही हर कोई बताएगा। चलिए अब देखेंगे ज्वारीय तरंग ऊर्जा। चलिए आज ये चैप्टर हमें खत्म करना है, सब लोग देखेंगे ज्वारीय तरंग ऊर्जा स्रोत, ठीक है। ज्वारीय तरंग ऊर्जा स्रोत यानी कि टाइडल वेव, ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, टाइडल वेव को कहते हैं तरंग, ठीक है, टाइडल वेव एनर्जी। टाइडल वेव एनर्जी सोर्सेस के बारे में आज का जो हमारा चैप्टर है टाइडल वेव एनर्जी सोर्स के रूप में है, हम लोग अब इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो देखिए इस प्लांट को किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, समुद्र की ऊर्जा, अब समुद्र के अंदर क्या चलती है, लहरें चलती है। समुद्र के अंदर क्या चलती है दोस्तों, लहरें चलती है, बिल्कुल आपको पता है कि हाँ भाई समुद्र के अंदर लहरें चलती है सर, ये बात तो हम सबको पता है, लेकिन वो जो लहरें आ रही है और जा रही है तो क्या वो एक हाइड्रो पावर प्लांट की तरह काम नहीं करती, क्या मैं उससे टरबाइन चला नहीं सकता, बिल्कुल ये जो लहरें चलती है इसकी मदद से मैं टरबाइन को अपनी चला सकता हूं। अच्छा ये अभी बताओ सबको विजिबल नहीं हो रहा ना, अच्छा आप सबको दिख रहा है, ये जो मैं पेन चला रहा हूं सर क्लास कब से स्टार्ट होता है, रोहन जी रोजाना 10 बजे क्लास होती है, एक बार बताओ जो मैंने अभी मार्कर से क्लास पे लिखा है क्या वो सबको विजिबल है क्या, नहीं है ना, तो बोल दिया करो यार अगर विजिबल नहीं है तो, अपने इसको थोड़ा दवा दारू पिलाना आवश्यक है। चलिए सो टाइडल एनर्जी क्या होती है दोस्तों, टाइडल एनर्जी के बारे में हम लोग बात करें तो इसके द्वारा हम लोग समुद्र की लहरों का इस्तेमाल करते हैं, इसके द्वारा हम लोग समुद्र की लहरें, अब समुद्र की लहरों में क्या होता है ज्वार और भाटा, जो लहर आती है उसे ज्वार और वापस चली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं भाटा के रूप में संबोधित करते हैं। तो इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके हम लोग हमारी टरबाइन को रोटेट कराते हैं, बस इतनी सी चीज है कि इस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम लोग अपनी टरबाइन को रोटेट कराते हैं, और एक बार अगर हमारी टरबाइन रोटेट हो गई तो उसकी मदद से मैं अपना अल्टरनेटर घुमा लूंगा, और एक बार अल्टरनेटर घूम गया तो मुझे बिजली मिल जाएगी। ये चीज बताइए सबको पता है कि नहीं पता है, ठीक है भाई, एक मेरे को ले दे के क्या करना है, मेरी टरबाइन घुमानी है, ठीक है। चलिए चलिए मुझे मेरी टरबाइन घुमानी है सर, दिख नहीं रहा है, बिल्कुल मुझे पता है, अब तो सबको दिख रहा होगा, आई होप अब सबको विजिबल होगा क्लियरली, अब तो सबको दिख रहा है ना, अभी भी नहीं दिख रहा, अब तो सबको विजिबल है, ठीक है। अब तो सबको विजिबल है, ओके चलिए तो अब हम पढ़ेंगे सूर्य की ऊर्जा, ये सॉरी टाइडल एनर्जी क्या होती है। तो देखिए दोस्तों ये एक नॉन कन्वेंशनल टाइप का पावर प्लांट है जिसे हम लोग बार बार उपयोग में ले सकते हैं। तो इसमें समुद्र की ज्वारीय ऊर्जा जो ज्वार भाटाता है, तरंग ऊर्जा तथा समुद्र की थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। अब ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है, कैसे होती है, तो देखिए इसमें हम लोग समुद्र की लहरों का इस्तेमाल करते हैं। अब जो समुद्र की लहरें किस वजह से उत्पन्न होती है, काफी बच्चों को पता होगा कि समुद्र की लहरें किस वजह से उत्पन्न होती है, मैं बता दूं सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। तो सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण हमें क्या होती है, बिजली मिलती है। सूर्य व चंद्रमा के और प्रभास क्या लिखा है आपने, समझ नहीं आ रहा, चलिए तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है, ठीक है। जो लहरें समुद्र के अंदर चलती है दोस्तों वो सूर्य और चंद्रमा के कारण चलती है, सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है इसकी वजह से। आपसे एक समय पूछा जा सकता है कि बताइए समुद्र के अंदर से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किस वजह से होती है, तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण प्राप्त होती है। अब भाटा के कारण समुद्र में स्थितिक ऊर्जा आती है, ठीक है, जिसे ज्वारीय ऊर्जा भी कहते हैं। और समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा किस दिन सबसे ज्यादा होता है, तो अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन, ये यहां लिख देता हूं मैं,
अमावस्या व पूर्णिमा के दिन, चलिए तो दोस्तों अमावस्या पूर्णिमा का दिन अधिक मात्रा में मिलता है। इसमें स्टार्टिंग से 2 ईयर का पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल सेकेंड ईयर का प्रभास जी, सेकेंड ईयर का पढ़ाया जा रहा है स्टार्टिंग से। हमने ऑलरेडी एक चैप्टर बेसिक से 4 दिन लगा के हमने एक चैप्टर कंप्लीट करा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब हमारा नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट चल रहा है डेली। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप हमारी पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं। डेली सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से डेली क्लास स्टार्ट होती है, 1-1.25 घंटे की हमारी डेली क्लास चलती है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग यहाँ देखते हैं कि अमावस और पूर्णिमा के दिन ये ऊर्जा हमें सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। आपसे पूछा जा सकता है बताइए समुद्र की ज्वारीय ऊर्जा किस दिन सबसे ज्यादा प्राप्त होती है? अमावस पूर्णिमा दोनों ही इनमें से कोई नहीं, तो हम क्या टिक करेंगे? दोनों ही दिन अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखिए क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करती है। देखिए जब ये, अब मान लो ये इधर है समुद्र, ये समुद्र है। अब मैंने क्या करा कि थोड़ी सी बीच में दीवार बना दी, मेरा डैम टाइप बना दिया। अब जैसे ही समुद्र की लहर आई तो मैंने यहाँ पे टरबाइन लगा दी। जैसे ही समुद्र की लहर आई तो क्या करा, ये पानी पीछे की तरफ भी जाएगा, लेकिन आते ही समय इसने एक बार टरबाइन को घुमा दिया। तो जैसे ही टरबाइन घूमी तो मेरी टरबाइन घूमी तो अल्टरनेटर घुमा। अब जब ये पानी है जितने प्रेशर से आए उतने ही प्रेशर से आपको पता है वापस भी जाता है। जितने प्रेशर से ये लहर आती है उतने ही प्रेशर से ये लहर वापस भी जाती है। तो जब ये लहर वापस ये पानी जाएगा तो क्या होगा, मुझे फिर से मेरी टरबाइन घूमेगी, फिर से मेरी टरबाइन घूमेगी तो फिर से मेरा अल्टरनेटर घूमेगा और फिर से मुझे बिजली मिल जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट पे आपका टाइडल वेव एनर्जी वर्क करती है कि जब समुद्र की लहर आती है तब मेरी टरबाइन घूमेगी और जब जाती है तब भी मेरी टरबाइन घूमेगी, और इस प्रकार से मेरी टरबाइन बार बार घूमती रहती है और मुझे क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये जब हाई वेव आती है तब घूमेगा और जब वेव लो होके जाएगी तो तब भी टरबाइन घूमेगी। तो आप चाहो तो एक टरबाइन ऊपर लगा सकते हो, एक टरबाइन नीचे लगा सकते हो, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसके अंदर ज्यादा नहीं जाना है। एक डैम भी बनाते हैं, ये ध्यान रखिए, डैम बना दिया और इतना कर दिया, तो इसके अंदर हमें इतना ज्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं है कि यार ये क्या होता है, किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो अब बताओ कि आपको ये चीज समझ आई, टाइडल वेव एनर्जी समुद्र के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये समुद्र की लहरों के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। समुद्र की लहरें किस प्रकार आती है, सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में सेकंड चैनल पर 1 मंथ पहले लास्ट वीडियो, बिल्कुल लास्ट वीडियो। क्यों? क्योंकि वहां पे जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ 1-1, 2-2 GB की वीडियो हो जाती थी, काफी अच्छे से वीडियो बनाते थे। अब इतना डेटा है नहीं अपलोड करने के लिए, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है। तो पहले तो वाईफाई वगैरह था, वहां से वीडियो डाल देते थे, वीडियोस हैं, बट आप लोग पहले विजिट तो कीजिए, ठीक है। देखियो सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि हम अगर कोई वीडियो डाल ले तो वो देखे तो सही। अब बच्चे देखते नहीं थे, तो इसीलिए क्या है, थोड़ा एक है ना मोटिवेशन। अगर अभी यहाँ पे आप पढ़ने के लिए 2 से 3 बच्चे हों तो क्या मुझे किसी तरह की मोटिवेशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। अच्छा, ये जो नए बच्चे हैं, जियो, प्रभास जी और जो भी बच्चे नए हैं, एक बार लाइक जरूर कर दें। तो जितने ज्यादा बच्चे देखते हैं, देखिए मोटिवेशन मिलता है। अब आप लोग वहां वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिले और मैं वहां पे डेली वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करूं। तो ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या आप वहां डेली वीडियो देख रहे हैं। अच्छा रोहन झा जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। ये तो आप सबका प्यार है, जिससे जैसे थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब समुद्र के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त हुई है इसके लाभ और हानि के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। चलो मैं यहीं लिख देता हूँ इसके लाभ और हानि। तो सबसे पहली चीज तो क्या है, ये असीमित मात्रा में उपलब्ध है। ये जो एनर्जी है ये असीमित मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है कि नहीं। फिर प्रदूषण है क्या किसी तरह का इसमें? तो प्रदूषण रहित ऊर्जा है। किस तरह की ऊर्जा है? ये एक तरह से प्रदूषण रहित ऊर्जा है। और ये स्थानीय आवश्यकताओं के लिए, यानी कि जो समुद्र के आसपास का एरिया है वहां पे बिजली की डिमांड को पूरा कर सकता है, तो समुद्र के आसपास के एरिया को पूरा कर सकता है। फिर वातावरण से कम प्रभावित है, वातावरण से कम प्रभावित है। क्यों? क्योंकि भाई समुद्र के पास तो लहर आएगी आएगी चाहे कुछ हो, ठीक है। समुद्र के किनारे बैठे तो लहर तो आएगी, ठीक है। आज कौन सी ITI में पढ़ाते हो? अच्छा मैं कौन सी ITI में पढ़ाता हूँ, तो मैं अजमेर में ही एक ITI है जहाँ पे पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए और हानियों की बात करें तो देखिए इस पावर प्लांट की कीमत बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा मात्रा में शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकता है और ये पूरी तरह से समुद्र की लहरों के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। फिर जो पानी आता जाता है, इतना ज्यादा समुद्र का पानी आपको पता है खारा होता है, जिस वजह से जो मेरे इक्विपमेंट है वो खराब होने की संभावना पूरी रहती है। तो ये इसके कुछ लॉसेस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको टाइडल एनर्जी के बारे में जितनी जानने की आवश्यकता थी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इतना डीप में टाइडल पावर प्लांट में नहीं डालना है, जाना है, ठीक है। बस ये जो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, ज्वार भाटा, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है जो कि हमारे काम की है, ठीक है। फिर जो ज्वारीय पावर प्लांट है टाइडल एनर्जी, ये 2 तरह के होते हैं, सिंगल बेसिन और डबल बेसिन।
ये दो नाम भी ध्यान रखेंगे, सिंगल बेसिन और डबल बेसिन नाम के दो पावर प्लांट होते हैं, ठीक है, सिंगल बेसिन और डबल बेसिन पावर प्लांट होते हैं। अब चलिए लास्ट टॉपिक आज की क्लास का देख लेते हैं, माइक्रो हाइडल पावर प्लांट। फटाफट से देख लेंगे सभी बच्चे। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है माइक्रो हाइडल पावर प्लांट। तो देखिए, माइक्रो हाइडल पावर प्लांट का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां जल की कम मात्रा उपलब्ध हो, प्लस ऐसे पहाड़ी एरिया में जहां हमारे को ट्रांसमिशन करना। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी जब एक बार जनरेट हो जाती है तो उस जनरेट इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग क्या करते हैं, तारों के माध्यम से उसे आगे ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पे हम लोग ट्रांसमिशन नहीं कर सकते, या फिर वहां पे ट्रांसमिशन करने पर कॉस्ट मेरी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसी जगहों पे हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे माइक्रो हाइडल पावर प्लांट स्थापित करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि माइक्रो हाइडल पावर प्लांट वहां स्थापित किए जाते हैं जहां पे पावर या ऊर्जा की कम मात्रा में आवश्यकता हो। तो ये दूर दराज के इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का या इलेक्ट्रिसिटी भेजने का एक आसान साधन है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि दूर दराज के इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का एक आसान तरीका है। इसका प्रयोग करके हम कम जल में भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। तो ये हाइड्रो पावर प्लांट ही है, लेकिन कम जल होता है, छोटी टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं और इसके द्वारा हम लोग पानी की टरबाइन घुमा लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लेते हैं, बस, ठीक है। तो हम बात करें इसकी क्षमता कितनी होती है, बस कैपेसिटी की बात करेंगे, 0 से 100 किलोवाट, बस मात्र 100 किलोवाट तक की ऊर्जा ही इसके द्वारा प्राप्त की जाती है। बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है। फिर म्यूचुअल इंडक्शन, क्या कह रहे हैं रोहन जी, सर स्टेप अप जनरेटर कैसे इतनी बिजली बना देता है? स्टेप अप जनरेटर नहीं होता, स्टेप अप तो ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप जनरेटर नहीं होता, ट्रांसफार्मर होता है। तो आपको ट्रांसफार्मर वाला चैप्टर मैंने ऑलरेडी कवर करवाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाएंगे आप लोग तो आपको एक 52 वीडियो की प्लेलिस्ट दिखेगी, वहां आप जाएं, सॉरी फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट दिखेगी, वहां आप जाके देखें ट्रांसफार्मर कैसे बनाता है। और इस तरह की मैं एक दिन रखेंगे अपन लोग क्वेश्चन आंसर की, जहां में अपन क्या करेंगे, थोड़े दिन के बाद 4-5 दिन के बाद एक क्लास रखेंगे जिसमें आप लोगों की कमेंट, आप लोग कमेंट करोगे तो आप क्वेश्चन तैयार कर ले, आपकी कमेंट जो भी मतलब आपके मन में डाउट आते हैं, काफी बच्चों को होता है कि डाउट क्लियर नहीं होते हैं, तो जो भी आपके मन में डाउट होंगे मैं उसका अलग से उसी दिन हैंड टू हैंड आप उसी दिन कमेंट में क्वेश्चन बोलना लाइव क्लास में, लाइव चैट में, और मैं आपका आंसर दूंगा। तो देखो माइक्रो हाइडल पावर प्लांट 0 से 100 किलोवाट क्षमता तक के ही बनाए जाते हैं, इतना ध्यान रखना है कि ये पावर प्लांट कितनी कैपेसिटी के बनाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल, अपन रखेंगे एक दिन डाउट सेशन, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। मुझे आता है कि आपको पता है कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, तो जो हमारी क्लास का सिलेबस है, एक्चुअल सिलेबस जो हम कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो थोड़ा सा नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को क्या करना है, एक अंतिम टॉपिक देख लेते हैं, इसके अंतर, जितने भी पावर प्लांट अभी हमने देखे हैं उन सबके अंतर देख लेते हैं, ठीक है। अब अंतर कैसे देखेंगे, सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, इन सब के बारे में देखेंगे। तो लिख लेते हैं, देखिए सबसे पहले तो हमारा सोलर पावर प्लांट है, उसके बाद सोलर के बाद क्या है हमारा, विंड पावर प्लांट पढ़ा था हमने, विंड पावर प्लांट के बाद में हमारा बायोगैस पावर प्लांट आ गया, ठीक है। बायोगैस के बारे में हम लोग देखें तो माइक्रो हाइडल, और उसके बाद टाइडल एनर्जी, ठीक है। ये सारे पावर प्लांट हम लोग देखते हैं। चलिए अब सबसे पहले देखेंगे किसकी क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर की क्लास बिल्कुल आएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे प्रारंभिक लागत, यहाँ आप लोग देखते रहें, ठीक है। कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट, तो सोलर पावर प्लांट मैंने आपको बताया था प्लेटें बहुत ज्यादा महंगी आती हैं, तो इसकी स्थापना लागत ज्यादा है। विंड पावर प्लांट में प्लेटें बहुत ज्यादा महंगी, ब्लेडें बहुत ज्यादा महंगे थे, टरबाइन सेटअप, तो ये भी बहुत ज्यादा महंगा है स्थापना लागत। बायोगैस पावर प्लांट में जमीन के अंदर खोदना पड़ता है, करना पड़ता है, तो इसकी भी कॉस्ट ज्यादा होती है, यानी कि स्थापना लागत तो बिल्कुल दोस्तों इसकी बहुत ज्यादा है, ठीक है। स्थापना लागत की बात करें तो बहुत ज्यादा है। इसी तरह से माइक्रो हाइडल पावर प्लांट और टाइडल प्लांट, इन सभी की स्थापना लागत ज्यादा है क्योंकि इसमें डैम वगैरह बनाया जाता है। इसके बाद अगला जो अपना टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन, संरचना, ठीक है। संरचना की बात करें तो देखिए सोलर पावर प्लांट की संरचना थोड़ी सी जटिल होती है क्योंकि उसमें सेलों वगैरह को जोड़ा जाता है, किस प्रकार से कैसे बनते हैं, तो थोड़ी सी कठिन हो गई। इसी प्रकार से विंड पावर प्लांट की संरचना भी जटिल होती है, लेकिन बायोगैस पावर प्लांट मैंने आपको बताया था सरल होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारणी टेबल पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसी तरह से माइक्रो हाइडल पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन भी बहुत आसान है, लेकिन टाइडल की थोड़ी सी कठिन होती है, टाइडल की थोड़ी सी कठिन मानी जाती है। इसके बाद आता है कलेक्शन, ठीक है, कि हम लोग कब इलेक्ट्रिसिटी को ले सकते हैं,
तो देखिए सोलर में सिर्फ दिन के समय, दिन में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पवन के द्वारा तो प्रत्येक समय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भैया हवा तो दिन भर चलती रहती है, वहीं लगाएंगे ना। बायोगैस के द्वारा भी प्रत्येक समय हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। माइक्रो हाइडल पावर प्लांट के द्वारा भी प्रत्येक समय प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, एनी टाइम प्राप्त कर सकते हैं। फिर वातावरण पर क्या ईंधन, ईंधन की बात करेंगे कि ईंधन की आवश्यकता पड़ती है या नहीं। तो देखिए क्या यहाँ पे ईंधन की आवश्यकता है? भाई धूप मिल रही है तो ईंधन खरीद के लाने की आवश्यकता नहीं है। विंड में भी धूप जो अपना फ्यूल है खरीदने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बायोगैस में आपको गोबर वगैरह ये सब लाना पड़ता है। फिर माइक्रो हाइडल पावर प्लांट में भी आपको क्या आवश्यकता है? फ्यूल की नहीं भैया, पानी फोकट में आ रहा है। और टाइडल पावर प्लांट में भी हमें फ्यूल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सभी लोग क्लास देख रहे हैं, ठीक है, 2 से 3 मिनट और क्लास चलेगी अभी, तो लगातार देखते रहे। प्रदूषण की बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पॉल्यूशन की। तो भाई सोलर प्लांट में पॉल्यूशन होता है? नहीं। विंड में नहीं होता, बायोगैस में भी नहीं होता, माइक्रो में भी नहीं होता, टाइडल एनर्जी। तो किसी भी पावर प्लांट में पॉल्यूशन तो नहीं होता है। अब बात करते हैं कि मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट किस किस में। तो देखिए मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, सोलर पावर प्लांट में कुछ भी मेंटेनेंस नहीं करना होता, यानी कि बहुत कम मेंटेनेंस है। इसी तरह से विंड पावर प्लांट का मेंटेनेंस कम है, बायोगैस का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा कम है। इसका बात करूं तो मध्यम होता है, ठीक है, इसका मध्यम होता है। और टाइडल एनर्जी, क्योंकि इसमें खारा पानी होता है, जंग वगैरह लगने की संभावना है, तो इसका भी मध्यम रखा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे जितने भी पावर प्लांट थे। देखिए हमने कन्वेंशनल पावर प्लांट में कौन कौन सा पढ़ा था? थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, और एक और कौन सा पढ़ा था? डीजल पावर प्लांट। 5 पावर प्लांट हमने परंपरागत ऊर्जा स्रोत में पढ़े थे। परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं? वो ऊर्जा स्रोत जिसके माध्यम से, वो ऊर्जा स्रोत जिसके माध्यम से हम एक बार फ्यूल को काम में लेने के पश्चात दोबारा नहीं ले सकते, वो होते थे कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल जो हमने अभी पढ़े, देखिए सोलर, विंड, बायोगैस, माइक्रो, टाइडल, जिसमें हम फ्यूल को बार बार काम में ले सकते हैं। ये प्लांट हमने पढ़ लिए। आई होप आपको दोनों चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और अब आपको घर से पढ़ना है। किताब आपके पास है तो किताब में से पढ़िए, अदरवाइज जो भी आपके पास साधन है उसके माध्यम से पढ़ने की कोशिश करें आप लोग, ठीक है। जो भी आपके पास साधन है उससे पढ़ने की कोशिश करें। तो आज की क्लास खत्म होती है, 2 चैप्टर हमारे कवर हो चुके हैं। अब कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रांसमिशन वाला, ठीक है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी का कैसे किया जाता है, जो कई लोगों के जो आज डाउट थे ट्रांसमिशन वाले, वो हम कल की क्लास में क्लियर करेंगे। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो हो सकता है 2 से 3 दिन लग जाए, अब आप लोगों के ऊपर है। प्लस अब अब्दुल समीर, अच्छा जी चलो अब एक चीज मुझे सब लोग बता देंगे। सबसे पहली चीज, जो भी बच्चा आज पहली बार हमारे YouTube चैनल पर जुड़ा है वो मुझे कमेंट करेंगे। आज या कल में जो भी दोस्त हमारे YouTube चैनल पर जुड़ा है, फटाफट से वो लोग मुझे एक बार कमेंट कर दें कि आप लास्ट तक प्रेजेंट है। तो उन सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ, डेली 10 बजे लाइव क्लास होती है, आप टाइम पाइए, लगभग 1 घंटे की क्लास होती है। ITI सेकेंडरी इलेक्ट्रीशियन का कंप्लीट सिलेबस मैं यहाँ कवर कराऊंगा, और ज्यादा स्टूडेंट जैसे जैसे होते जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़ा सकूँ। अच्छा चलिए, SKG आए हैं, और बताइए कौन कौन बच्चा है। तो देखिए आप लोगों को करना क्या है कि आपको अपने ITI के जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, हर बच्चा तो नहीं आता है डेफिनेटली। चलिए रोहन जी, दिनेश, इट्स मी, और ज्योतिपाल जी, शुभम स्वामी जी, राहुल पाल जी, तो जो भी दोस्त आए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने ITI के दोस्तों को, अगर आपको मेरा पढ़ाना, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको जो भी मैंने आज पढ़ाया, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी समझ आता है, अच्छा लगा, प्रीवियस वीडियो भी आज आप देखें जाके, तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, और कल अपने एक दोस्तों को जरूर लाएं। और कल आप जब आएं और आपका जो भी दोस्त आए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर ये मेरा दोस्त है, ठीक है। आप ये बताएं कि सर ये मेरा दोस्त है, मैं इसे लेके आऊं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। कि कहते हैं ना कि एक गुरु दक्षिणा अगर आप किसी तरह से देना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ बस शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को लाओ, ताकि पढ़ाने में भी काफ़ी मजा आए। तो अच्छा, सबको आज की क्लास में मजा आया, सबको समझ आया होगा आई होप। जो बच्चे थोड़ा सा लेट आए थे वो वीडियो को प्रीवियस करके देख लेंगे। PDF इस चैप्टर की टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कल मैंने वीडियो डाली थी उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। कल की आज की वीडियो जो है पढ़ाया है उसका PDF, ये वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। सर राहुल पाल मेरा दोस्त, अच्छा ज्योति जी, क्या बात है, ज्योति जी का धन्यवाद। देखो ऐसे काम करना है कि ज्योति जी अपने दोस्त राहुल पाल जी को लेके आए, तो इसी तरह से, हाँ देखो ज्योति जी अपने दोस्त को लेके आए, तो इसी तरह से आप भी अपने दोस्तों को लेके आओ, ठीक है। आप भी कल अपने दोस्तों को लेके, अच्छा कुसुम भी, ये देखो क्या बात है, ज्योति जी का बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने 2-3 दोस्तों को लेके आए।
और तुम लोग भी थोड़ी शर्म करो, कल अपने दोस्तों को लेके आ जाना। हाँ, तो तुम लोग भी कल अपने जो भी अदर ITI के हैं, ठीक है, तो अपने दोस्तों को जरूर लेके आए, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।